माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के जल संसाधन विभाग के प्रश्न मैं लगाया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दिया है कि 20, 24, 25 से लेकर अभी तक के 16 कार्यों की स्वीकृति बजट में शामिल किया गया है और उसमें से केवल एक काम की स्वीकृति दी गई है माननीय सभापति महोदय जी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, 16 में केवल एक काम 4 करोड़ 9 लाख रुपया का स्वीकृति किए हैं, तो इसका जो है निविदा कब जारी की गई और इसका ओपन कब हुआ, तारीख बताएंगे, और कार्य आदेश किस तारीख को दिया गया, ये बता दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जी ने प्रश्न किया है और उनके विधानसभा क्षेत्र का वर्ष 2024-25 के बजट में 16 कार्य सम्मिलित था, जिसमें से एक कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति हुई है और उसकी प्रशासकीय स्वीकृति 13/8/2025 को हुई है। कुल 4 करोड़ 9 लाख रुपए का है और ये पाइपलाइन का काम था और ये कार्य पूर्ण हो चुका है। भाई मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि इसका जो है प्रशासकीय स्वीकृति कब किस तारीख की हुई? माननीय आपको बताया ना 13 अगस्त 2025 जी, और इसका फरवरी में पूर्ण हुआ है 2026 में। तो ये कार्य पूर्ण का काम कंप्लीट करने का समय अवधि क्या था और कितने दिन में कर दिए, बता दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। ये काम पाइपलाइन का था, केनाल डैमेज था तो उसको पाइपलाइन से जोड़े हैं, जिसमें वाटर लॉसेस भी कम होगा। तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि इतना कम समय में आपका काम पूरा हो गया। माननीय और कुछ सभापति महोदय जी, और कुछ पूछेंगे? माननीय मंत्री से दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ग्राम थुहाडबरी नदी किनारे पेचिंग कार्य का बजट में है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो 21/6/2024 को जो है मुख्य अभियंता के ऑफिस में लंबित है। तो ये जो है कितने दिन तक जो है मुख्य अभियंता जो है अपने ऑफिस में लंबित रख सकता है, ये बता दीजिए। अब आपके जो बाकी काम बजट में शामिल है वो सब विभिन्न स्तर में प्रक्रियाधीन है और आपको बताते हुए गौरव भी हो रहा है कि हमारी सरकार किसानों के खेत में पानी पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है और आपकी सरकार में 5 साल में 5,793 करोड़ की स्वीकृति दी थी, लेकिन हम लोग मात्र 2 साल में 2024 से 2026 2 साल में 10,712 करोड़ की स्वीकृति दिए हैं। तो इसलिए आप भी धैर्य रखिए, पूरे प्रदेश में हर किसानों के खेत में पानी पहुंचाएंगे। माननीय सभापति महोदय जी, आप स्पेसिफिक कुछ पूछ लीजिए ना। स्पेशली नहीं माननीय सभापति महोदय जी, अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के 2025 के बजट में 8 कार्य जो है प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्रमुख अभियंता का ऑफिस में लंबित, तो उसको लंबित रखने का कोई समय सीमा है कि नहीं है, बता दीजिए। मैंने बताया ना कि आपका जो 16 में से 15 काम प्रोसेस में है, प्रक्रियाधीन है। चलिए, प्रक्रियाधीन है वो, वही तो पूछ रहा हूँ माननीय आपने ध्यान आकृष्ट कर दिया, प्रक्रियाधीन है। वही पूछ रहा हूँ मैं कि भाई वो प्रमुख अभियंता के ऑफिस में 8 कार्य जो लंबित है, ये लंबित रखने का कोई प्रक्रिया है? कितने दिन तक वो लंबित रख सकता है प्रमुख अभियंता, या इसको स्वीकृति करेगा?
नहीं, वो प्रक्रियाधीन है, बता दिए ना, प्रक्रियाधीन है, माननीय प्रक्रिया में सभापति चल रहा महोदय है। जी, जब वो 16 कार्य जो है बजटेड था और बजट में आने के बाद केवल एक काम जो है स्वीकृत हुआ और बाकी शेष जो है 15 कार्य स्वीकृत नहीं हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं कि हमारी सरकार जो है किसानों के हित में काम करेगी। तो 16 में एक जब हो रहा है तो किसान हित में तो काम ही नहीं हुआ माननीय सभापति महोदय जी। आप ऐसा पूछ लीजिए ना कि ये जो 15 काम शेष जो नहीं हुए हैं 15 वो कब तक होंगे, ऐसा वही पूछ रहा लीजिए हूं ना। मैं, शेष 15 कार्य जो है ये कब तक पूरा होगा? बजट के पूछिए। ये तो ये साल जो ऐसी निरस्त हो जाएगा माननीय सभापति महोदय जी। हो गया ना, आप पूछ लिए। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी बता आप दीजिए प्रक्रिया कि पूरी हो 16 में जाती है तो होगा, धैर्य रखिए। धैर्य तो समय सीमा बताना संभव नहीं है। श्री सुशांत शुक्ला, ये किसानों के हित की बात है माननीय माननीय सभापति महोदय, हो गया, आपका जवाब पूरा आ गया। पूरा माननीय जवाब सभापति दिया है महोदय। माननीय 2047 तक हो जाए भैया। अरे बैठिए ना राम कुमार जी। माननीय सभापति महोदय, ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है और किसान हित में काम करने की बात कही जा रही है, लेकिन किसान केवल एक ही काम में संतुष्ट हो माननीय जाएगा। सभापति महोदय, प्रश्न क्रमांक 204। हो गया। भोला राम जी जी ज्यादा पूछते हो इसीलिए भूपेश बघेल जी ने आपकी टिकट काट दी थी। नहीं, वो तो लोकसभा दिया था ना। हाँ, नहीं, भोला राम जी, फिर अभी आपने आप पूछ लिया, ज्यादा बोलते हो मुख्यमंत्री जी इसलिए के मंत्री संज्ञान पद में से आ आपका गया है, टिकट वो कट गया। कार्रवाई करेंगे ना। अब आप बैठिए। माननीय सभापति महोदय, पूछिए। प्रश्न क्रमांक 204। बिलासपुर जिले में मोबाइल टावर की स्थापना संबंधी विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है, और प्रश्न यह है कि बिलासपुर सहित सभी प्रदेश के बड़े शहर पुरानी बसाहट हैं और भवन वहां पर निर्माण की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, परंतु उसके बावजूद भी ऐसे भवनों में टावरों की जो निर्माण हुई है या स्थापना की गई है, उपयोगिता की जांच किए बगैर ही या उनके अधोसंरचना या संरचना के सर्टिफिकेट की प्रमाणीकरण के बावजूद भी उनके निर्माण वहां पर स्थापित कर दिए गए टावर। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, क्या उनकी जांच करके संबंधित टावर की अनुमति को निरस्त करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि ऐसे टावर जो भवन की उपयुक्तता की जांच के बिना लगाए गए होंगे और पर्टिकुलर कहीं की अगर आपको जानकारी है तो हमें अवगत करा दें। निश्चित रूप से परीक्षण कराएंगे और आप नगरीय निकाय स्तर पर भी इसकी शिकायत करा के कार्यवाही करा सकते हैं। ठीक। माननीय सभापति महोदय, एक पूरक प्रश्न और है। ऐसे टावर जिनकी कोई वैध अनुमति भी नहीं ली गई है एवं अवैध रूप से लगाए गए हैं, उनकी भी जांच करके क्या कार्रवाई करेंगे क्या? जो प्रदाता एजेंसी है, सुविधा प्रदाता एजेंसी, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ना, आप लिख के दे नहीं, दीजिए, वो उसमें जांच कर जो देंगे। अनुमति ली है उसके स्ट्रक्चर की बात हुई है मैं पहले। इस पर भी लिख के दे दें माननीय सभापति हाँ, उस महोदय, पे भी इसके करवा भी देंगे। परीक्षण करा लेंगे और इसकी भी शिकायत नगरीय स्तर में करके कार्रवाई वहां से भी करा सकते हैं। जी। धन्यवाद। श्री सुनील कुमार सोनी जी, माननीय एक प्रश्न इसी में इसमें जी। पूछ लीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि जब मोबाइल टावर लगाया जाता है तो एक क्राइटेरिया बनाया गया होगा कि सघन आबादी से इतना दूर या इतना डिस्टेंस, क्योंकि रेडिएशन उसमें भी निकलता है और आम लोगों को उससे खतरनाक बीमारी हो सकती है, तो वो क्राइटेरिया आपने क्या सेट किया है वो बता दीजिए। इस उत्तर में ऐसे रेडिएशन के बारे में भी लिखित में जवाब दिया है विभाग हाँ, ने। लिखित में जवाब आया है। इसमें मामूली होता है, कोई मतलब चिंता वाली बात नहीं रहती है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है कि जैसे आप ये बोलेंगे कि मैं 15 मीटर दूर रखूंगा किसी आबादी से, या 20 मीटर या 25 मीटर, 1 किलोमीटर, जो भी क्राइटेरिया आपने सेट किया होगा वो बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार संचार मंत्रालय के पोर्टल के अनुसार बहुत कम एक्सपोजर के स्तर और रिसर्च परिणामों को ध्यान में रखते हुए आज तक कोई ऐसा विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिला है जिससे साबित हो कि बेस स्टेशन और बेतार नेटवर्क से निकलने वाले कमजोर रेडियो आवृत्ति सिग्नल से स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल
प्रभाव पड़ता हो। कोई जवाब क्राइटेरिया में नहीं है जवाब में है जी। जवाब में तो सुनील इसका कुमार मतलब सोनी जी। माननीय सभापति महोदय, बस एक उसको क्लियर कर दो, इसका मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो कहीं पे भी लगाया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका अर्थ यही है? नहीं, अर्थ मैं समझना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका अर्थ यही है कि उसको कहीं पे भी लगाया जा सकता है? अब तो कवरेज के आधार पर ही लगेगा ना, एकदम सघन कोई थोड़े लगाएगा, उसको भी नहीं, तो मतलब प्रॉफिट होना उससे कोई चाहिए। बीमारी नहीं होगा, तो इसलिए उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी के हेल्थ खराब हो, इसका कोई जांच नहीं होगा, वो कहीं पे भी लगाया जा सकता है। उसका उत्तर तो हमने बता दिया है ना। ठीक। सुनील कुमार सोनी जी। धन्यवाद सभापति जी। माननीय परिवहन मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि हम लगभग देश के अंदर में टॉप 10 में जो है दुर्घटना के करीब करीब पहुंच गए, और ये सड़क दुर्घटना तेजी के साथ में बढ़ रही है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपने ऐसा कोई मास्टर प्लान बनाया क्या? क्या आप बोलेंगे नहीं पहले उनको पूछने दीजिए ना, फिर आपको मौका दूंगा। कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए हमने ऐसा कोई मास्टर प्लान हमारा बना है क्या? और दूसरा कि जिसकी दुर्घटना होती है, घायल होता है, मृत्यु होता है, उसको मुआवजा देने का क्या प्रावधान है? मंत्री जी। और इस बात का चिंता केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी छत्तीसगढ़ का एक उल्लेख किया है। मेरा प्रश्न है कि उसको मुआवजा देने का आपका और क्या उसके अंदर में प्रावधान है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में पूरे तरीके से स्पष्ट तरीके से उनको जानकारी उपलब्ध कराया है। पूरे देश में लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा दुर्घटना होती है, और छत्तीसगढ़ में भी लगभग 6,800 से ऊपर हमारी दुर्घटना होती है, जिसमें लगभग 3,000 के समकक्ष मौतें भी होती है। तो इसके लिए लगातार राज्य सरकार अपने दुर्घटना को कम करने की दृष्टि से जो कार्यक्रम चलाती है, उस कार्यक्रम के तहत में लोगों को जागरूक करने का काम करती है। और अभी केंद्र ने जो तय किया है उसमें 10 उसमें जो हमारे क्या कहते हैं रायपुर जिले को उन्होंने 0 फेटालिटी डिस्ट्रिक्ट के रूप में क्या कहते हैं तय किया है, जिसके तहत में हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रयास करना है, क्योंकि हमारा ये कैपिटल भी है, और कैपिटल होने के नाते हमारे यहाँ पर दुर्घटना की स्थिति कम हो, और उसके लिए लगातार हमारे माध्यम से प्रयास भी किए जा रहे हैं। और उन प्रयासों के कारण से दुर्घटना की स्थिति भी अब कम होने की संभावना है। और यदि मैं बात करूं तो पीएम राहत योजना जो कहते हैं केंद्र सरकार ने जो चालू किया है, जिसमें हमारे ट्रामा सेंटर और हॉस्पिटल और अलग से जो कहते हैं उसमें एम्बुलेंस उसमें अपन वो करते हैं, और इसमें ये 13 फरवरी से इस योजना को लॉन्च किया गया है, और 13 फरवरी 2026 से, और इसमें 7 दिनों तक लगभग 1.5 लाख रुपए उसमें उपचार की व्यवस्था सरकार के माध्यम से किया जाएगा। और इसके तहत में हमारे यहाँ पर ये योजना लागू है। और उसके अलावा पिछले बार में 2025 से 2026 तक जो दुर्घटना में जो पीड़ित है उसमें गुड समेटियन नेक व्यक्ति के नाम पे 76 व्यक्तियों को लगभग 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति को उनको मेरा प्रश्न राशि दिया गया है। सभापति मंत्री जी, आप बैठिए ना, मेरा निवेदन बोलने दीजिए। वो मैंने पढ़ लिया। मेरा सीधा सा प्रश्न है एक मिनट सभापति जी। एक मिनट रुकेंगे। अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय सांसद श्री विजय बघेल जी उपस्थित हैं। सदन उनका स्वागत करता है। बोलिए। मेरा सीधा प्रश्न है, कोई मास्टर प्लान, देश में इतनी घटनाएं घटी, ठीक है, हमारे यहाँ मृत्यु ना हो, एक्सीडेंट ना हो, घटना कम घटे, इसके लिए हमने कुछ किया है क्या?
कि इससे हमारी दुर्घटना। कल ही हम जा रहे थे कार्यक्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जा रहे थे, भाटागांव ओवरब्रिज के ऊपर में स्लिप हुआ, बच्चा ट्रक के नीचे आया, हमारे सामने मर गया। तो ये जो स्थिति है कि ऐसा, चलिए मैं एक लाइन ये दूसरा पूछता हूँ, रायपुर राजधानी है और राजधानी के अंदर में ऐसा कोई हमने मास्टर प्लान बनाया क्या कि जिससे जो है वो, और हमने क्या प्रावधान रखे कि जिससे जो है वहाँ पे रायपुर शहर के अंदर में जो है ये एक्सीडेंट कम हो? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, रायपुर जिले में यातायात जो व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 19 चौक चौराहों को उसमें प्राथमिकता में रखा गया है। उसमें जो सुधार और निर्माण के कार्य उसमें किया जा रहा है और उसमें भारत माता चौक है, फापाडी चौक है, जयस्तंभ चौक, ऐसे लगभग 19 चौकों को कहते हैं इसमें रखा गया है। और 14 ऐसे स्थान हैं जिसमें कहते हैं लेफ्ट टर्न फ्री उसको कराया गया है। और उसके साथ में हमारे जो उसकी पूरी जो व्यवस्था है, उस यातायात की परिवहन की जो व्यवस्था है उसको सुधार करने की दृष्टि से लगातार हमारी सरकार के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। और रायपुर जिले में 27 जंक्शन में विभिन्न प्रकार के जो कैमरा लगाया गया है। रायपुर जिले में लगभग ITMS के विस्तार की योजना भी चलते हैं के माध्यम से विस्तार किया जा रहा है। और रायपुर जिले में परिवहन विभाग के द्वारा ओवर स्पीड रोकने के लिए 3 स्थानों पर लेडार कैमरा स्थापित किया गया। ऐसे अनेक जो कार्य हैं जो हमारे माध्यम से किए जा रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जी की चिंता है कि रायपुर में दुर्घटना कम हो और इसकी चिंता राज्य सरकार की भी है और उसके लिए हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी बैठक भी होगी और उस पर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए ताकि हमारा ये जिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा कि केवल रायपुर संभाग के मुख्यालय की दृष्टि से नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के 5 संभाग मुख्यालयों पर इसको कहते हैं विस्तार किया जाए। इसमें भाटागांव को भी जोड़ लीजिए, अंडरब्रिज को। सभापति जी, मेरा खाली एक प्रश्न, 2 प्रश्न है मेरा, बहुत आवश्यक है ये। बिल्कुल, मैं मौका दे रहा हूं। मैं लगा है, मैंने बहुत मन से इस प्रश्न को लगाया है रायपुर की चिंता करके। पूछिए ना, पूछिए। इसके अंदर में एक भाटागांव मैंने पढ़ा, लेकिन इसकी समय सीमा क्या है? इन अंडरब्रिज को ठीक करके ट्रैफिक का करेंगे, एक। दूसरा जो है सबसे बड़ा, परिवहन मंत्री जी, कि आज सस्ता परिवहन राजधानी की आवश्यकता है। आपके माध्यम से कितनी सिटी बस जो है इस रायपुर शहर के अंदर में चल रही है? क्योंकि जब मैं महापौर था तो 2008 में हमने प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में 40 बस हमने प्रारंभ किया था। ये मैं आपको जानकारी के लिए देता हूँ। आज जो है हम रायपुर शहर के अंदर में कितनी सिटी बसें हमारी संचालित हो रही है और किनके द्वारा हो रही है, और उसका आने वाले समय के अंदर में आपकी सिटी बस चलाने की क्या योजना है? एक जानकारी और के साथ में मैं अपनी प्रश्न को खत्म करता हूं। राइट्स कंपनी भारत सरकार का उपक्रम, उससे हमने इसका सर्वे कराया था और सर्वे कराकर 2025 में 450 सिटी बस चलना था। अभी कितनी चल रही है? लिए जवाब के लिए मंत्री जी को बोल रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न में, क्योंकि उन्होंने दुर्घटना के संदर्भ में जानकारी चाहिए है, सिटी बस के संदर्भ में जानकारी नहीं चाहिए, तो सिटी बस के संदर्भ में यदि जानकारी उपलब्ध करा। अजय चंद्राकर जी। सभापति जी, मेरा प्रश्न है ये पहले ही लिखा हुआ है। मैंने लिखा है राजधानी में सुगम यातायात को लेकर क्या रणनीति है। तो सुगम यातायात का मतलब है सस्ता परिवहन। ये मेरे प्रश्न का पहला, आप सभापति जी, आपसे निवेदन है, मेरा प्रश्न देख लीजिए मंत्री जी कि आज सिटी बस जो है, कितनी सिटी बसें आज के डेट के अंदर में चल रही है? 40 2008 में चालू किया था। आज की डेट के अंदर में रायपुर में कितनी सिटी बस? उनको बोलने दीजिए मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इसकी जानकारी अलग से उपलब्ध करा दूंगा। ठीक, अजय चंद्राकर जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय जोगी जी मुख्यमंत्री थे तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को रायपुर के यातायात के लिए और दुर्घटनाओं के अध्ययन के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। तब से इस विषय को लड़ रहे हैं अपन। दुर्भाग्य यह है कि घटने के बजाय बढ़ रहा है।
इसमें आपने 139 की असंदी ने चर्चा स्वीकृत की, और ये विषय परिवहन विभाग का विषय नहीं है। दुर्घटना में मृत्यु जो है, स्थानीय शासन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग जैसे अन्य विभाग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। 139 की चर्चा में जो आश्वासन आया था, दुर्भाग्य है कि वो पूरा नहीं हुआ, दुर्भाग्य है। और इसमें आपने उत्तर दिया है, मैं तो जो आपने उत्तर दिया है उसी में ही पूछूंगा। आप भी पढ़िए माननीय, जो महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं उसमें सिर्फ एक 9 नंबर है, उसमें भर काम हो रहा है, बाकी कागज में 8 को पढ़ लीजिए आप। 8 जो है प्रस्तावित है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि यह रणनीति किस विशेषज्ञ ने बनाई, कब बनाई, कब क्रियान्वित होगी, इसको क्रियान्वित करने में क्या लागत आएगी? फिर मैं दूसरा प्रश्न छोटा छोटा ऐसे ही कर लूंगा, बता दीजिए इसको। फिर से रिपीट कर एक बार अन्य प्रस्तावित रणनीति, आपने 9 रणनीति बनाई है, एक भर उसमें क्रियान्वित हो रही है। यह रणनीति किसके द्वारा कितनी अवधि के लिए बनाई गई, कब क्रियान्वित होगी, क्रियान्वयन के लिए कितने बजट की आवश्यकता? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, इसके लिए जो रणनीति के तहत में हमको, क्योंकि स्थानीय जिला प्रशासन के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, गृह विभाग के माध्यम से, इन सब के सहयोग से ही हमको इस गतिविधि को हमको आगे बढ़ाना है। और इसकी ये लंबी प्रक्रिया है सभापति महोदय, कोई शार्ट टाइम तो है नहीं कि एक दिन में कर लें, आप महीने भर में हो जाए और उसके बाद फिर दुर्घटना खत्म हो जाएगी, ऐसी स्थिति नहीं है। और ये हमारे यहाँ पर जो ये नीति बनाया गया है उसमें सभी विभाग मिलकर के इस पर कहते हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं, और आने वाले समय में इससे के बेहतर परिणाम आए, इसके लिए हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं ताकि स्थितियाँ बेहतर हो। और बजट की जो उपलब्धता है इसके संदर्भ में भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। मैंने जो पूछा, मेरे ख्याल से इसमें उत्तर नहीं आया। आप यदि संतुष्ट हैं, मैंने बहुत स्पेसिफिक पूछा, जितने विभागों का आपने नाम लिया उसमें कोई ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञ नहीं है। यह कागजी रणनीति छत्तीसगढ़ को मौत के मुंह में खड़े करने की रणनीति है। आप बताइए कि उसकी विशेषज्ञता क्या है, जिन लोगों ने रणनीति बनाई है इसको रोकने के लिए। दूसरी बात, आप यदि उसको रणनीति मानते हैं तो कार्य अवधि में यदि वो संपादित नहीं होती है, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपके पास नहीं है, तो वो कागजी है। और इसके बारे में आप निर्णय करें, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। मैं दूसरी चीजें पूछ लेता हूं आपसे। आपने लिखा है उत्तर में ही 12 जिलों में ड्राइविंग सेंटर डीटीसी आप बना रहे हैं। उसके बाद 5-6 जिले में आप एटीएस बना रहे हैं, और आईडीटीआर है, माने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है आपका। माननीय सभापति महोदय, ये निर्माणाधीन जो हैं, ये कब से निर्माणाधीन है, कब पूरे होंगे, और इसके लिए क्या सेटअप, क्योंकि निर्माणाधीन है, बन रहा है, तो उसके लिए क्या सेटअप स्वीकृत किया गया है, और उस सेटअप में क्या विशेषज्ञता है? ड्राइविंग सिखाने के लिए किस तरह के मास्टर ट्रेनर हैं, विशेषज्ञता है, एक इसी से संबंधित। दूसरा, आप मेरे साथ चल के अभी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करेंगे क्या? मेरे साथ चल के अभी बजट के बाद इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करेंगे क्या? वहां क्या क्या उपलब्ध है? वो जवाब देंगे ना मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, अभी और कई जो लोगों को आईटीटीआर है वो हमारे रायपुर राजधानी में स्थापित है, और मैंने स्वयं उस आईटीटीआर का निरीक्षण किया है। लगभग आज के डेट तक वहाँ पर आईटीटीआर में जो प्रशिक्षण दिया रहा है, उस प्रशिक्षण के तहत में हमारे पूरे प्रदेश के हमारे जितने भी वाहन चालकों है, लगभग 38,573 वाहन चालकों को इसमें प्रशिक्षण दिया गया है।
जिसमें हल्के मोटर वाहन चालक हैं, मैं तो उसे वो सब पढ़ लिया, निरीक्षण की बात कही मैंने, निरीक्षण मेरे की साथ बात है। करेंगे मैं क्या? स्वयं जा चुका हूँ, नहीं, मेरे आप साथ करेंगे। भी चलिएगा, नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं जाने को तैयार हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर ठीक है मंत्री जी, आपका हो गया। माननीय श्री दलेश्वर साहू, माननीय सभापति एक बहुत महत्वपूर्ण माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति हमारा जो ड्राइविंग माननीय सभापति जी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और खत्म हो जाएगा। इसी में एक छोटा क्वेश्चन में 11 लोग थोड़ी पूछते हैं। सा सभापति आप बोल दीजिए, आप रायपुर के। छोटा सा एक छोटा माननीय चंद्राकर जी, ए संगीता जी, अरे भाई मैं माननीय सभापति महोदय जी, मैंने दो बातें कही। आपको ले जाएंगे। एक मिनट, ले जाने का तो पूरक प्रश्न है। मैंने ये कहा कि तीन संस्थान के बारे में पूछा। दो संस्थान कब से निर्माणाधीन है, कब तक बनेंगे, उसमें क्या सेटअप स्वीकृत है, उसकी विशेषज्ञता क्या है, उसका उत्तर नहीं आया। मैं वो भी आगे बढ़ जाता हूं। मेरा मतलब तो यह मैं ध्यान में ला दूं उत्तर। 139 की चर्चा फॉलो नहीं हुई तो बाकी तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, मैंने मेरे साथ निरीक्षण प्रश्नकाल या बजट के बाद चलेंगे क्या निरीक्षण करने कहा, कब जाएंगे ये नहीं कहा मैंने। आगे बढ़ जाता हूं मैं। माननीय सभापति जी, ले जाएंगे। माननीय सभापति जी, एक मंत्री जी इनको साथ में ले जाइएगा। उसके बाद पूछ लेना। हाँ अनुज जी, आपके आखिरी प्रश्न एक छोटा सा। बहुत से लोग पूछना जी चाहते जी, आप देख लीजिए, मुझे हैं। उत्तर आगे भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट माननीय क्वेश्चन सभापति है जी, लोगों का। आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में वही घोषणा के प्रति जवाबदेह होते हैं। ब्लैक स्पॉट का इस परिशिष्ट में उल्लेख है। आपने लिखा है कि संबंधित निर्माण एजेंसियों से सर्वसहमति कार्यवाही करवाना है, तो वो तो ठीक है, कार्यवाही आप क्या करवा रहे हो बताएंगे, लिखा नहीं है, कब तक होगी लिखा है। आपने ब्लैक स्पॉट का उल्लेख किया है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने 139 की चर्चा में सभी ब्लैक स्पॉट को खत्म करने की घोषणा की थी? और घोषणा की थी तो उसमें से कितने ब्लैक स्पॉट खत्म हो गए, कितने चिन्हित हुए और कितने अब तक खत्म हो गए, ये बता दीजिए। और नहीं हुए तो उसके कारण क्या है? पूरे प्रदेश में 167 एक बार सब चीज का जवाब दीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। जी, पूरे प्रदेश में 167 ब्लैक स्पॉट है, जिसपे 101 ब्लैक स्पॉट को खत्म किया गया है। लगभग 66 ब्लैक स्पॉट अभी वर्तमान में वहाँ पर उसकी कार्रवाई चल रही है, उनको भी मुक्त करने के दृष्टि से। और माननीय सदस्य ने जो जानकारी और भी जो जानकारी मांगी थी, जिसमें हमारे जो रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के संदर्भ में, तो उसका 2 हमारे रीजनल ड्राइविंग सेंटर हैं और जो 12 हमारे जो कहते हैं उससे आगे बढ़ गए, उसको बता दीजिएगा। और उसके बाद और भी जो जिले में है जहां आगे बढ़ने दीजिए, हो गया। माननीय सभापति जी, 66 जो ब्लैक स्पॉट बाकी हैं, माननीय सभापति जी, ले रहा हूं ना नाम। माननीय सभापति जी, खत्म हो तब तो पूछूं। माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, 1 साल पहले की घोषणा है। विभाग 101 में आप स्वीकार किया, माननीय मंत्री जी ने 66 बकाया है। श्री दलेश्वर साहू, माननीय सभापति जी, एक बार माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय। यदि हम मृत्यु को न रोक पाए तो कोई भी कल्याणकारी योजना का कोई मतलब नहीं है। आदरणीय आप 65 को कब तक करेंगे ये बता आपका माननीय सभापति लंबा हो गया। बहुत महत्वपूर्ण। एक जल्दी से पूछ लीजिए आप। मैं बिल्कुल पूछ रहा हूँ माननीय सभापति जी। बिल्कुल आज pointed इसी से question संबंधित पूछिए। मैंने एक सवाल पूछा था। 1 अप्रैल 2024 से जनवरी 2026 तक कितने लाइसेंस जारी किए गए? ड्राइविंग लाइसेंस। माननीय सभापति जी, कुल 1,46,308 आवेदनों में 1,46,307 लोगों को लाइसेंस जारी किया गया और इस पूरी प्रक्रिया में केवल एक व्यक्ति फेल हुआ। यह बहुत चिंता का विषय है। आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा ये सवाल पूछिए ना। मैं कर रहा हूं। जल्दी पूछिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि इतने पारंगत लोग हैं ड्राइविंग में। दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण खराब ड्राइविंग और परिवहन के नियमों का पालन न करना होता है। और अगर इस संख्या में 1,46,307 लोग पास हो रहे हैं, एक व्यक्ति फेल हो रहा है 2 साल में, ये चिंता का विषय है। आप जानकारी दे रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ? मैं इसी से जुड़ा सवाल है। मैंने सीधा इसी में प्रश्न पूछिए ना। हाँ, इसमें मैंने सवाल पूछा था, क्या ड्राइविंग लाइसेंस की जब परीक्षा दी जाती है उस वक्त क्या कोई वीडियोग्राफी की जाती है?
चलिए, तो की इसका जाती है नियम या आया था की जाती है, बता नहीं, दीजिए। तो इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो कि कौन। हो गया, अब आप बैठिए ना। बस वही मेरी आपका मांग है। क्वेश्चन आ गया, मंत्री जी जवाब दे दीजिए। माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है सभापति महोदय, उस पर आगे हम ठीक है, माननीय दलेश्वर साहू जी। सभापति इसकी महोदय, क्या माननीय मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं एक इसकी? मिनट, अभी दलेश्वर साहू जी पूछेंगे। ओके। रहने दीजिए, कौशिक जी का भी आ गया। वो माइक खराब हो तो बदल लीजिए। हाँ, आ गया, ठीक है। सभापति महोदय, मेरा प्रश्न का जवाब में जांच समिति गठित की गई है कॉलम 6 में। कैंपा मद अंतर्गत 2 मई 2022 से 11 मई 2022 10 दिनों में मारवाही प्रक्षेत्र में क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण, पिपरिया, चुआ, बहरा द्विदिशीय वर्ष हेतु गोबर खाद आपूर्ति के संबंध में एक जांच कमेटी गठित की गई थी और 14 लाख रुपए का गमन भी कर दिया गया था। इसके संबंध में माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक सुनिएगा मंत्री जी। ये तो गंभीर है। क्या माननीय मंत्री जी के उल्लेखित वाउचर निर्माण अवधि के संबंध में यह बताने का कष्ट करेंगे कि गोबर खाद आपूर्ति के भुगतान से संबंधित वाउचर प्रमाणक समायोजन दिनांक 21/10/2024 जिसका निर्माण दिनांक 4/5/2024 यह प्रमाणिक के साथ अंकित है, जो फुटर जो कंप्यूटर में स्वतः जनरेट होता है। पहला, या उल्लेखित वाउचर में गोबर खाद आपूर्ति के भुगतान के संबंध में उप वन मंडल कार्यालय पेंड्रा द्वारा वन मंडल मारवाही को भेजा गया प्रपत्र 3 वाउचर सूची वाउचर प्रमाणक जावक क्रमांक 538-532 दिनांक 27/6/2022 वाउचर निर्माण दिनांक के संबंध में 4/5/2024 सही है। इतना लंबा प्रश्न मत पूछिए ना, 27/6/2022 शॉर्टकट में पूछिए, बहुत लंबा प्रश्न हो गया। बताइए मंत्री जी। दोनों में कौन सही है? जो उप मंडलाधिकारी द्वारा जो भेजा गया वाउचर सही है या जनरेट हुआ है आपके कंप्यूटर में वो वाउचर सही है? सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें 6/1/2026 को ही शिकायत प्राप्त हुई है और जिसमें फर्जी हस्ताक्षर को लेकर के शिकायत है और जिसको दिनेश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ जन सहयोग संस्थान कुद्दन, माता चौरा, बिलासपुर के द्वारा किया गया है और उसके शिकायत के संदर्भ में जांच चल रही है सभापति महोदय, जिसमें हमारे 3 सदस्यीय कहते हैं समिति बनी हुई है हमारे वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक के माध्यम बिलासपुर के माध्यम से, जिसमें वन मंडलाधिकारी कोटघोरा श्री कुमार निशांत के हैं IFS और उप मंडलाधिकारी पाली हैं अविनाश एमानुअल और हितेश ठाकुर हैं। इस तरीके से ये समिति इसकी जांच कर रही है सभापति महोदय और ये समिति जब जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसके आधार पर जो गुण दोष होगा, जो यदि मान लो दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अध्यक्ष सभापति महोदय, पूछिए। क्या जांच के जिनके वाउचर पदनाम हस्ताक्षर हैं, क्या उनके बयान हो गए हैं? क्या उन्होंने बयान से अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है? यदि नहीं तो कितने फर्जी हस्ताक्षर के बिल को पास किया गया है? माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही कहा कि इसकी जांच चल रही है और जांच की रिपोर्ट जैसी आएगी, यदि उसमें कोई दोषी होगा तो उसको कोई बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सभापति महोदय, श्री धर्मलाल कौशिक। सभापति महोदय, बस मेरा आखिरी क्वेश्चन है सभापति महोदय। अरे रुको, आप यहाँ कहाँ मरवाही आ गए आप? सभापति महोदय, दूसरों का भी प्रश्न है। सभापति महोदय, हाँ। जांच हो गई है, सिर्फ मंत्री जी को गुमराह किए हैं कि सब कुछ प्रक्रिया सारे चीज बोलोगे तो मैं पटल पे रख देता हूं, खाली इसको जांच प्रक्रियाधीन है करके इस सदन को गुमराह किया जा रहा है सभापति महोदय। यदि फर्जी हस्ताक्षर मतलब जांच कंप्लीट में आ गई है तो क्या इनका उत्तरदायित्व के ऊपर क्या आप कार्रवाई करेंगे क्या? नहीं तो बोलो तो मैं पटल में आपको दे देता हूं जांच कमेटी का। सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है कि ये जांच कमेटी प्रक्रियाधीन है। जांच कमेटी प्रक्रियाधीन नहीं, मेरे पास पटल में है, जांच आ गई है और
मतलब डीएफओ के ऊपर कार्रवाई होना तय है, आप उसको कार्रवाई करोगे क्या? आप मंत्री जी से मिल लीजिएगा ना, उनको दे दीजिएगा। माननीय सभापति महोदय, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट जैसी आएगी उसके ऊपर सभापति महोदय श्री धर्मलाल कौशिक, पटल में मैं रख देता हूँ सभापति महोदय अगले सभापति मैं पटल में रख देता हूँ सभापति महोदय। अरे जब मेरे पास अधिकारी को बचाने का काम किया जा रहा है, नहीं रख सकते, मंत्री जी से आप मिल लीजिएगा। जवाब सही नहीं आ रहा है, जवाब आइएगा। किया जा रहा है। सभापति महोदय, प्रतिवेदन आ गया, रिपोर्ट आ गया, स्पष्ट रूप से रिपोर्ट आएगी तब तो होगी कार्रवाई। अरे भाई, जब आपको जो गुमराह किया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई गुमराह नहीं किया जा रहा है, मेरे पास है, आप रख लीजिए किसी भी तरीके को। अरे आप रख लीजिए। ये आपके सरकार के समय का है, महोदय जब आप ये आपकी सरकार के समय का है। मंत्री जी ने कह दिया अभी जांच जारी है, यकीन करना चाहिए। आपकी सरकार के समय का है, ठीक है ना? जांच कराइए ना, कार्रवाई कीजिए, कमेटी कब रिपोर्ट आएगा? यदि उसका बैठिए बाकी लोग बैठिए ना, उमेश पटेल जी कुछ बोल रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, हमारे सदस्य पटल पर रखना चाहते हैं, वो बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि परीक्षण और रिपोर्ट उनके पास है, आप निरीक्षण कर दीजिए, आदेशित कर दीजिए उनको कार्रवाई करने। सभापति महोदय, पटल में रखने की भी एक प्रक्रिया और व्यवस्था है, वो आप देंगे। एक मिनट, बिना आसंदी की अनुमति से कोई भी कागज पटल पर नहीं रखा जा सकता। माननीय मंत्री जी, एक बार इनकी चिंता के बारे में फिर से जवाब दे दीजिए कि इसमें जांच जारी है या जांच हो चुकी है, ये बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही कहा कि इसकी जांच जारी है और इसके संदर्भ में 3 हमारे जो अधिकारी हैं उनकी कमेटी गठित है और उसकी जैसी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी गुण दोष के आधार पर जो भी प्रावधान होगा उसके तहत में उस पर कार्रवाई की जाएगी। श्री धर्मलाल कौशिक। माननीय सभापति महोदय, माननीय मेरा एक सभापति महोदय आपसे एक मिनट मेरा एक निवेदन है। हाँ बोलिए। माननीय सभापति महोदय, जो हमारे सदस्य हैं वो पटल पे रखना चाहते हैं, आपसे अनुमति मांग रहे हैं, आप स्वयं वो बोल रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आ गई है, आप स्वयं देख लीजिए, एक बार आप निरीक्षण कर देंगे और आदेशित कर देंगे मंत्री जी को। नियम ये है, बिना पूर्व सूचना के और बिना आसंदी की अनुमति के सदन के पटल पर कोई भी कागज कोई भी सदस्य नहीं रखा। हम लोग अनुमति तो मांग रहे हैं, सर एक मिनट सर, मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया, आपके पास जो भी तथ्य हों आप मंत्री जी से मिल लीजिए और उनसे बात करके उनको बता दीजिए। अगर उनके संज्ञान में नहीं है तो उसको जान जाएंगे, और अगर जो उनके संज्ञान में है, जो आपको नहीं मालूम है, वो आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ बिना परमिशन के, बिना पूर्व सूचना के कोई भी कागज रखने की अनुमति आसंदी के बिना अनुमति के नहीं रखा जा सकता। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न के जवाब में मंत्री जी के द्वारा गलत। अब उमेश पटेल जी बोल रहे हैं ना, बोलने दीजिए ना। अध्यक्ष जी, हमारे सभापति महोदय, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि जांच हो गई है। ये जांच में जो बयान दिया गया है वो भी उनके पास है। ये पूरी जवाबदारी के साथ कह रहे हैं जांच हो गई है, अधिकारी दोषी पाया गया है, तो उस बात को स्वीकार कर लें कि अगर अधिकारी दोषी पाया गया तो उसको सस्पेंड कर देंगे। इसमें क्या जाता है मंत्री जी का? हम और कुछ तो चाह नहीं रहे। मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने इस जवाब में स्पष्ट किया कि जवाब रिपोर्ट जैसी आएगी, जो विधि सम्मत होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसमें जो प्रावधान होगा। अभी तो ये तो बयान दिया है, किसने बयान दिया है, क्या उनके पास में तथ्य हैं, वो तो अलग विषय है, और उसके आप उपलब्ध करा दीजिए। उसके आधार पर आपके पास रिपोर्ट नहीं आई है ना? हमारे पास कोई रिपोर्ट। तो जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करिएगा, इनको आश्वस्त कर दीजिए जी। हाँ, ये पूछ लीजिए कब तक आएगा, बता दीजिए। बघेल साहब पूछ रहे हैं। सभापति महोदय, तो रिपोर्ट कब तक आ जाएगी ये बता दीजिएगा, आपके ही डिपार्टमेंट का है। बस ये मैंने इसके संदर्भ में अपने अधिकारियों से बैठक की है सभापति महोदय, और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और समय सीमा बता दीजिएगा सभापति। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले सत्र के पूर्व ही हम इस पे जो भी कार्रवाई। श्री धर्मलाल कौशिक जी।
माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जो परिशिष्ट मुझे दिया गया है, आपने तो स्वीकार किया है कि उसमें अनियमितता हुई है। गिरोह बना करके उसमें जिस प्रकार से नहर में जो ज़मीन नहीं आ रही है उसका भी भुगतान कराए गए हैं, असिंचित को सिंचित बना करके उसका भुगतान हुआ है, कम ज़मीन का ज़्यादा भुगतान हुआ है। लेकिन जो परिशिष्ट दिया गया है वो पढ़ने में नहीं आ रहा है। पेज नंबर 12 इसके बाद परिशिष्ट 1A को थोड़ा सा पढ़ के बता देंगे कि कितने खसरा नंबर का है और कितना है जो उन लोगों से वापस पैसा ली जानी है जो करप्शन हुआ है। ये दो पढ़ना। माननीय सभापति महोदय, ठीक। अरपा भैंसाझार बैराज बिलासपुर जिले के एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें 25,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है और इसमें 3-4 तरह की अनियमितता इसमें पाई गई है जांच में। और नहीं, वो थोड़ा नाम पढ़ के बता दीजिए ना, वही तो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा पढ़ के आप बताएं ना। परिशिष्ट प्रपत्र अ। सबसे पहले इसमें जो अलाइनमेंट में जो बाहर की ज़मीन जो उस परिधि में नहीं आ रहा था उसकी भी खरीदी गई है, इस पे कार्रवाई हुई है और इसमें पूर्णतः वसूली योग्य इनको बताया गया है। और इसमें जो लोग हैं 10 लोग, पढ़ के बताइए ना। इसमें हैं मनोज कुमार अग्रवाल पिता पवन, शारदा देवी पिता पवन अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल पिता पवन अग्रवाल पिता शंकर लाल अग्रवाल, शारदा देवी पति पवन अग्रवाल, माननीय मंत्री जी, ये कितने का है जो टोटल है इन लोगों का? इन लोगों का 10 लोगों का है जो पूर्णतः वसूली योग्य है। 11 करोड़ 37 लाख।